जिस तरीके से ये ऐलान किया गया, जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसी तौसीक की कि दस्तखत हो गए हैं इस्लामाबाद अकॉर्ड का, जिस मुआहदे को नाम दिया जा रहा है, उस पर कितनी मस्बत पेशरफ्त है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Ali and Hina, thank you very much for inviting onto your program today. देखिए, ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और अगर आप आज दुनिया का कोई भी न्यूज़ चैनल खोल लें या कोई भी अखबार उठा के देखें, जो हेडलाइन न्यूज़ है वो यही है। और इससे जाहिर होता है कि पूरी दुनिया एक्चुअली इस मुआहदे का इंतज़ार कर रही थी। पाकिस्तान और बाद में कतर की यानी कि सालिसी से ये मुआहदा फाइनली हुआ है और आई थिंक एज पाकिस्तानीज हम सबको फख्र करना चाहिए कि इस मुआहदे का नाम इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और इंशाल्लाह पाकिस्तान और ऊंचाई देखेगा एज वी सी दीज नेगोशिएशंस मूविंग फॉरवर्ड। बिल्कुल, इंशाल्लाह। खान साहब, ये भी बताइएगा कि इस वक्त हमने देखा G7 इजलास के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया, पाकिस्तान की कतर की जो दोनों के किरदार को बहुत सराहा गया और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ इदारे हैं जो ये 14 निकात जो है उन्होंने आउट कर दिए हैं और वो ब्लूमबर्ग जैसा कि अमरीकी इदारा है उसने ये शाया किया है। उसके मुताबिक जो सबसे पहली शिक थी उसमें ये कहा गया है कि तमाम महाजों पर लड़ाई जो है उसको ख़त्म किया जाएगा, चाहे उसमें लिबनान भी शामिल है। आपको लगता है लिबनान की केस को लेकर जो इसमें स्पॉइलर मौजूद है इसराइल, वो इस पर रजामंद रहेगा, वो बाज रहेगा? वो तो ईरान पर भी हमले की तैयारी कर चुका था। अली, ऑफिशियली तो इजराइल ने इस मुआहदे को मानने से इनकार कर दिया है। वी ऑलरेडी हैव स्टेटमेंट्स ऑफ देयर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड देयर स्पीकर पार्लियामेंट। सो अगर ये एक्सपेक्ट करना कि इजराइल इस मुआहदे से खुश होगा तो वो डेफिनेटली नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा टेस्ट है प्रेसिडेंट ट्रंप का भी कि अगर उन्होंने एक मुआहदे पे साइन किए हैं, क्या एज बीइंग द मेन बैकर ऑफ इजराइल उनके पास इतनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है कि वो इजराइल को रोक सकते हैं फ्रॉम फर्दर एग्रेशन इन लेबनान। ये वो चीज है जो अमेरिका का भी टेस्ट है। देखिए, इस थिएटर में, ईरान थिएटर में अमेरिका को एक तरह की सुबकी हासिल हुई है और अगर क्या कहते हैं उनका अपना हलीफ इजराइल भी उनकी बात नहीं मानता तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बायस शर्मिंदगी की वजह होगी। सो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इजराइल को मजबूर करेंगे कि वो फर्दर एग्रेशन लेबनान में ना करे। लेकिन विड्रॉल के बारे में मेरा ख्याल है कि ये नेगोशिएशंस के दौरान और ज्यादा डिस्कस होगा और इमीडिएट विड्रॉल तो हम इजराइल का नहीं देख रहे, लेकिन शायद इंशाल्लाह 60 दिन के बाद इजराइल का विड्रॉल वो भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, और जिस तरीके से इसी चीज़ का अगर हम जिक्र करें और इसी शिक का जिक्र करें सईद मोहम्मद खान साहब, तो ये तो कंडीशन प्रेसिडेंट है एक जो लगाई गई है और जिस पर अमल दरामद ज़रूरी करार दिया गया है, दोनों फरीकैन ने इस पर अग्री भी किया है। तो अगर वही चीज़, वही बात दोबारा रिपीट करती हूँ, अगर स्पॉइलर अपना किरदार अदा करने से बाज नहीं आता तो उस सूरत में क्या कोई नई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगी? फिर क्या सूरत हाल बनती हुई देख रहे हैं, क्योंकि जो सालिस ममालिक हैं वो भी तो एक तरह से फिर रिस्पॉन्सिबल होंगे इस सारे सिनेरियो में अगर दोबारा से फिर अटैक्स होते हैं तो। है ना, अगर आप देखें तो जो लास्ट पॉइंट है, ये जो CNN और ब्लूमबर्ग ने जो ड्राफ्ट आउट किया है, उसका ये है कि जो फाइनल एग्रीमेंट है उसको अश्योरेंस मिलेगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। सो वही एक इंटरनेशनल फोरम है जो कि क्या कहते हैं पूरी दुनिया की कंट्रीज को मजबूर कर सकता है कि वो इजराइल जो है वो उसको फॉलो करे। सो लेट्स होप सो। मेरा ख्याल है कि 60 डेज में अभी तो जो इजराइल का इनकार है वो जिसको कहते हैं ना नी जर्क रिएक्शन था उनका, लेकिन लेट्स होप सो जैसे ये 60 डेज की नेगोशिएशंस चलती हैं और जैसे जैसे उनके ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि इजराइल जो है उसको भी इस इलाके में रहना है और अब उसका वो जो जोर था एज एन इंडिफिटेबल कंट्री वो खत्म हो चुका है। सो वो भी चाहेगा
कि क्या कहते हैं कि देश एक पीसफुल सेटलमेंट इस इलाके में हो। सो अगर वो हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होता तो एटलीस्ट अगर अमेरिका ने भी इस मुआहदे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास किया है तो है ना, हम उम्मीद करते हैं कि अगर आगे इजराइल ने इसकी वायलेशन की तो फिर जो उसके खिलाफ एक्शन होगा वो सिर्फ गल्फ कंट्रीज की तरफ से नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया की तरफ से होगा। बिल्कुल ठीक। Right. अच्छा, जो ड्राफ्ट सामने आ रहे हैं उसमें अबनाए हुर्मुज़ की भी बात की गई है और 3 शिकों में की गई है। एक शिक में तो ये बताया जा रहा है कि ब्लॉकेड को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाएगा और 30 दिन के अंदर इसे मुकम्मल किया जाएगा, जिसके बाद जो है तवक्को ये की जा रही है दूसरी शिक में ईरान से कि वो अबनाए हुर्मुज़ में जो एक सिस्टम था पहले से जो नाफिजुल अमल था जिसमें किसी शिप से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था और खलीज ओमान से खलीज ईरान में जो आमदोरफ्त जारी थी उसको वो दोबारा इंश्योर करेगा। आपको कितना मुमकिन होता हुआ ये नजर आ रहा है? अली, अभी जो हेडलाइन न्यूज में मैं सुन रहा था कि मेरे ख्याल कालिबाग साहब ने कहा है कि वो टोल टैक्स लेंगे, लेकिन अगर आप ड्राफ्ट एमओयू पढ़ें तो उसके अंदर ये बड़ी इस चीज के ऊपर खामोशी इख्तियार की गई है। मेरे ख्याल में ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल देगा अगर उसने कोई वो फिलहाल जब तक वो इस इलाके को कंप्लीटली क्लियर नहीं कर देता तो वो जो शिप से ये कहेगा कि उस रूट को फॉलो करें जो उन्होंने पहले भी दिया था, क्योंकि इस पूरे इलाके को ईरान ने माइन किया हुआ है। तो टू कीप द शिप सेफ वो उनको एक खास रूट के तहत अंदर आने और बाहर जाने की इजाजत देगा। अगर उस रूट के ऊपर अगर वो कुछ अपनी कोई फीस लेना चाहते हैं तो शायद अमेरिका उसको एक्सेप्ट कर ले। लेकिन अगर आप एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो इन द शॉर्ट टर्म, यानी कि हम 2 महीने की बात करें, 60 दिन की बात करते हैं, तो उसके अंदर ईरान इतना पैसा टोल टैक्स से नहीं कमा सकता जितना वो कमा सकता है जो उसके फ्रोजन एसेट्स हैं उनकी डीप फ्रीजिंग। ठीक है ना। सो आई थिंक ईरान के लिए प्राइमरी चीज ये रहेगी कि जो कतर में और अमेरिका में उसके जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाए। वही तकरीबन 7 से 8 बिलियन डॉलर बनते हैं। और नेगोशिएशंस के दौरान जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है उसको इन डिटेल डिस्कस कर लिया जाएगा और जो फाइनल एमओयू होगा, जो फाइनल एग्रीमेंट होगा उसके अंदर ये सारी चीजें बड़ी डिटेल में डिस्कस कर दी जाएंगी। तो सईद मोहम्मद खान साहब, जिस तरह हम बात कर रहे हैं फ्रोजन एसेट्स की बात कर रहे हैं और ये जो 300 अरब डॉलर सरमायाकारी फंड है जिसके लिए तो बताया यही जा रहा है कि ईरान ने ये जो जंगी नुकसानात हैं इनको पूरा करने के लिए 400 अरब डॉलर मांगे थे, लेकिन सदर ट्रंप ने मना कर दिया। उसके बाद 300 अरब डॉलर सरमायाकारी पर बात आकर रुकी। तो आपको क्या लगता है ईरान एक बेहतर डील बना गया? क्योंकि ऑलरेडी अगर हम याद करें तो ओबामा दौर में जो अग्रीमेंट हुआ था उसके तहत डिसाइड हो चुका था कि ईरान जो है वो जोहरी प्रोग्राम की तरफ नहीं जाएगा और उससे बाज रहेगा। तो फिर इस सिचुएशन में सदर ट्रंप की जीत कैसे दिखाई देती है? क्योंकि हमें तो अपर एंड पर फिर ईरान दिखाई दे रहा है। बिल्कुल है ना, आप सही फरमा रही हैं कि अपरेंटली तो इसमें यह लगता है कि ईरान जो है उसको उसकी मर्जी का एग्रीमेंट मिल गया है। लेकिन अगर आप JCPOA को भी देखें तो वो भी जो था वो 15 साल के लिए था, 2015 में हुआ था, तो 11 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं उस पुराने मुआहदे को भी। और उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट शिक थी कि अगर ईरान जो है वो 15 साल तक न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाता और अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट एक खास लेवल जो 3.67% अलाउड थी उससे ऊपर नहीं जाता तो उसके ऊपर से ये सैंक्शंस खत्म हो जाएंगी। सो मेरे ख्याल में ईरान ने इस पॉइंट के ऊपर यही स्टांस लिया होगा कि उन 15 सालों में से 11 साल तो गुजर चुके हैं। सो अगर आप हमें जो है क्या कहते हैं अब हमारे ऊपर से ये सैंक्शंस खत्म करें और ये जो आपने हमें अटैक किया था और हमारी जो क्या कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक टारगेटिंग की थी, अब आप इसके लिए हमें एक फंड प्रोवाइड करें। अब अमेरिका तो ये पैसे नहीं दे सकता क्योंकि उनकी भी एक पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो अगर आप इस
ड्राफ्ट को पढ़ें तो इससे ये लगता है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वो ये एक डेवलपमेंट फंड बनाएंगी, बिल्कुल। और इस डेवलपमेंट फंड जो है ना, इसमें से पैसा ईरान को अवेलेबल होगा फॉर रिकंस्ट्रक्शन इन ईरान इफ ईरान कंटिन्यूज टू एग्री टू द टर्म्स ऑफ द फाइनल एग्रीमेंट। ठीक है ना? सो मेरे ख्याल में ये एक तरह से ईरान के ऊपर एक बाइंडिंग भी है कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी रिकंस्ट्रक्शन करें और उसका पैसा अमेरिका के हलीफ आपको प्रोवाइड करें, तो आपको इस एग्रीमेंट की पासदारी करनी होगी। और पासदारी में हम क्या देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली रहेगी और इस इलाके में ईरान जो है वो गल्फ कंट्रीज के ऊपर कोई एग्रेशन नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सईद मोहम्मद खान साहब। हम ईरान अमेरिका मुआहदे के पर जो है इस वक्त जो कल होने वाला है उस पर बातचीत कर रहे थे और अमेरिकी एक्सपर्ट भी इस पर शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।